नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जो अभी तक आर्थिक अपराध इकाई का अनुसंधान चल रहा है, उस अनुसंधान में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आखिर इन दो चेहरे को कौन बचा रहा है। जी हां, एक चेहरा तो सार्वजनिक है, एस.के. सिंघल, पूर्व डीजीपी बिहार। उस मामले में सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में कोलकाता के जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छपा था, वहां प्रश्न पत्र लेकर, प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में भी लेकर सब कुछ सिंघल खुद किए थे। और इसमें जिस हरियाणा के गिरोह की बात सामने आ रही थी, उस हरियाणा के गिरोह से इनके परिवार के कुछ लोगों से सीधे रिश्ते की बात सामने आई है, सीधे बातचीत का कॉल रिकॉर्ड सामने आया। फिर भी सिंघल पर कार्रवाई तो दूर, सिंघल से पूछताछ का साहस भी अभी तक आर्थिक अपराध इकाई नहीं कर पाई है, जिस वजह से वो अनुसंधान अपने जगह पर आके ठहर गया है। और इस मामले में जितने सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार हुए थे, धीरे धीरे सब लोग जमानत पर छूटने शुरू हो गए, वो लोग छूटना शुरू हो गया है। और बात अगर बीपीएससी की करें तो भले टीआरडी 3 में जो लोग पकड़े गए उसमें भी बहुत सारे लोगों को जमानत हो गई है, महिलाओं को जमानत हो गई, विकलांग को जमानत हो गई, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से पकड़ा गया और जो लोग पकड़े गए हैं, उसने जो बयान दिया है, वो बयान ये कहने के लिए काफ़ी है कि टीआरडी 1 और टीआरडी 2 में भी प्रश्न पत्र का कुछ न कुछ खेला हुआ है। क्योंकि ये बातें खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है कि जिस दागी प्रेस से प्रश्न पत्र टीआरडी 3 का छपा था, उसी दागी प्रेस से टीआरडी 1 और 2 का भी प्रश्न पत्र छपा था। जिस प्रोसेस का इस्तेमाल टीआरडी 1 और टीआरडी 2 के प्रश्न पत्र छपने को लेकर किया गया था, उसी प्रोसेस का इस्तेमाल टीआरडी 3 में भी किया गया। टीआरडी 1 में भी और 2 में भी कई ऐसे सेंटर हैं जहां से लगातार सीरियली स्टूडेंट पास किए हैं। और अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि टीआरडी 1 और टीआरडी 2 में भी बड़े स्तर पर खेल हुआ है। और ये खेल इस हद तक साबित है कि अगर उस पर आगे की कार्रवाई हो तो ये जनाब भी नहीं बचेंगे। भले ये आज अपने आप को बेदाग साबित कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से दरभंगा में पकड़ाया सॉल्वर गैंग के लोग, जिस तरीके से बेगूसराय में पकड़ाया, जिस तरीके से भागलपुर में पकड़ाया, औरंगाबाद में पकड़ाया, ये सारे ऐसे लोग पकड़ाए थे जिनके बदले में कोई और लोग परीक्षा दिए। और अभी तक हजारों ऐसे कंपीट किए हुए छात्र छात्राएं हैं जो थंब इंप्रेशन देने से बच रहे हैं। तारीख पर तारीख बढ़ी जा रही है। दूसरे चरण के काउंसलिंग की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि हजारों कंपीट किए हुए छात्र काउंसलिंग कराने नहीं आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी हैं जिनका पोस्टिंग अलग कर दिया गया है, पोस्टिंग उनके अनुकूल नहीं हुआ, वो भी है। लेकिन उसमें ऐसे भी हैं जो सॉल्वर गैंग के सहारे पास हुए हैं, ऐसे भी हैं जो प्रश्न पत्र के खेल में शामिल रहे हैं। लेकिन वो सब खेल पर जांच होने के बजाय आर्थिक अपराध इकाई ठीक सिपाही बहाली की तरह, बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में जिस तरीके से कर्मचारी चयन आयोग कहें या पुलिस बहाली आयोग कहें, कर्मचारी चयन आयोग तो दूसरा है, पुलिस बहाली आयोग कहें, कि चौखट पर सिंघल के दरवाजे तक जांच पहुंच गई, फिर भी सिंघल से पूछताछ करने की साहस नहीं जुटा पा रहा, अनुमति नहीं मिल रहा कहा जा रहा है। अब किसकी अनुमति की जरूरत है आर्थिक अपराध इकाई को पता नहीं। उसी तरीके से पेन ड्राइव और जो बातें प्रेस से निकलने की बात सामने आ रही है, उस मामले में बीपीएससी के तक ये चीज़ें पहुंच चुकी है कि बीपीएससी का अधिकारी इसमें खेल में शामिल है। जो अधिकारी पेन ड्राइव के माध्यम से ले गए, किसने उसको लीक किया, लेकिन पूछताछ करने का अनुमति नहीं मिल रहा है।
ये अनुमति नहीं मिलने की वजह से अनुसंधान इसका भी आके ठहर गया है। विजेंद्र गुप्ता आके कुछ हलचल करने की कोशिश किया कि सब दोषी जो है सो चौरसिया है, लेकिन वो भी टैंटा फिस हो गया। वो भी अभियान 11 दिनों तक नहीं चला, वो भी आके चीज़ें ठहर सी गई। तो फिर आखिर बचा कौन रहा है? कोई तो है जो बचा रहा है, कोई तो है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने से रोक रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सरकार सॉल्वर गैंग के साथ खड़ा है, सरकार ये जो दो चेहरे देख रहे हैं इनको बचाने में लगा हुआ है, या फिर सरकार का इरादा कुछ और है? सरकार इंतजार कर रही है। कई सवाल हैं, क्योंकि तमाम सवालों के पीछे एक ही सवाल है कि जब जांच की दिशा बड़ी मछली की तरफ बढ़ती है तो अनुसंधान ठहर क्यों जाता है? जरा सुनिए, कुछ इसी तरीके का सवाल दिलीप ने भी उठाया है कि क्या हो गया है, क्यों अनुसंधान की दिशा आके वहाँ रुक गई है। क्योंकि अब तो सब कुछ स्पष्ट है कि प्रेस से लीक हुआ, प्रेस कलकत्ता के प्रेस के किसी अधिकारियों से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं हुई है? बीपीएससी के जो अधिकारी गए थे कि बीपीएससी में अभी तक छापेमारी क्यों नहीं हुई है? बीपीएससी को जो नोडल अधिकारी हैं कहा जा रहा है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सिंघल सहयोग नहीं कर रहे थे। महीनों सिंघल सहयोग नहीं किया, आज भी सहयोग नहीं कर रहा है। और उसी तरीके से बीपीएससी के दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई को। तो फिर होगा क्या? तो क्या ये माना जाए कि ये भी मसला अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? बस कुछ लोग जो पकड़ाए हैं 1-2 महीने में उनको भी जमानत मिल जाएगी, बाकी जो छात्र पकड़ाए उसमें से तो 77-78 छात्रों का जमानत महिला होने की वजह से मिल ही गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में ये खेल जारी रहेगा? क्योंकि इस खेल के पीछे सरकार खड़ी है। जरा सुन लीजिए दिलीप क्या कह रहा है। तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में आगे क्या हुआ, इस बारे में अभी 3-4 दिन से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पटना के कोचिंग संचालक रडार पर हैं, बीपीएससी ऑफिस के कई अधिकारी रडार पर हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई खबर नहीं आ रही है। पेन ड्राइव का कोड किसने बताया बीपीएससी ऑफिस के, वो कौन अधिकारी हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी किस अधिकारी ने दिया? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है, उसी को फिर से क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी किसने दिया? ये बात ही बाहर अभी तक नहीं आई है। आखिर बीपीएससी ऑफिस के वो कौन लोग हैं, वो कौन अधिकारी है जिसने पहले से ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को ही क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी दिया? तो ये नाम बाहर अभी तक क्यों नहीं आया है? ये नाम भी बाहर आना चाहिए। और बीपीएससी ऑफिस के कौन लोग हैं, वो कौन कौन वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो जो इस पेपर लीक में संलिप्त हैं और पहले से भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों का नाम बाहर आना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे लोगों का नाम बाहर नहीं आया। कोचिंग माफिया, कोचिंग संचालक की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक किसी कोचिंग संचालक का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो क्या सरकार अब बड़े बड़े कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी और बड़े बड़े नेता और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के जो लोग पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, क्या इन लोगों को बिहार सरकार अब बचाने जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार बचा रही है? जब बात बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की आई तो फिर ऐसा लगता है जैसे बिहार सरकार ने जांच ही बंद करवा दिया हो। कुछ बात सामने नहीं आ रही है, बाहर कोई बात सामने नहीं आ रही है, कोई खबर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले एक विजेंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने मीडिया में आके बहुत सारी बातें बताया, तो उनकी बातों पर भी जांच होनी चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया इसमें फंस रहे हैं, शिक्षक फंस रहे हैं, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी इसमें हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या इन लोगों ने पैसा देकर विजेंद्र गुप्ता को आगे तो नहीं किया कि विजेंद्र गुप्ता को पैसा देकर ऐसा ऐसा बोलवा दो ताकि जांच की दिशा बदल जाए? क्योंकि जब बात बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई की जाती है तो जांच ही सरकार बंद कर देती है। 67वीं बीपीएससी पीटी पेपर लीक के समय भी यही हुआ। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा, जब बीपीएससी ऑफिस के कई अधिकारियों पे कार्रवाई होनी थी, उसके बाद सरकार ने जांच ही बंद करवा दिया।